वह बच्चा वहाँ से उठा लेती है और वह नागमणि छोटू नागराज को दे देते हैं। एक भूत के साथ आ जाते हैं, उसके ठिकाने पर जाता है और उस भूत के पास जाते हैं। एक बार की कहानी है, नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देती है, परंतु वह बच्ची शैतानी होती है। अरे यह बच्ची तो शैतानी है। अगर हम इसे अपने पास रखेंगे तो आगे जाकर ये हमारे लिए और नागलोक के लिए खतरा बन सकती है। एक काम करता हूँ, मैं अभी जाकर इसे जंगल में छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, क्या हुआ? अगर यह बच्ची शैतानी है तो हम इसे अपने पास रखेंगे। वहीं डायन का एक राक्षस अपने कुत्ते के साथ खड़ा यह सब देख रहा होता है। अरे भाई, यहाँ तो एक शैतानी बच्ची ने जन्म लिया है। चलो चलकर डायन को बताते हैं, फिर हमें इनाम मिलेगा। यह कहकर वह डायन के पास चले जाते हैं और उसे बोलते हैं, हे डायन, नागलोक में एक नागिन ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया है। यह सब हम अभी देख कर ही आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? नागिन ने शैतानी बच्चे को जन्म दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? डायन, हम सच कह रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे साथ चलो। ठीक है, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम दोनों को वहीं खा जाऊंगी। अंदर जाकर वह देखते हैं कि एक बड़ी सी चमकदार नागमणि के पास वह शैतानी बच्ची सोई हुई है। उस बच्ची को देखकर डायन बहुत खुश होती है और बोलती है, शाबाश मेरे गुलामों, यह हुई ना बात। मैं इस बच्ची को पालूंगी और इसके बड़े होते ही इसे डायनपुर सौंप दूंगी। देखा डायन, हमने कहा था ना, नागिन ने एक शैतानी बच्ची को जन्म दिया है। ऐसा कहकर डायन उस बच्ची को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। वहीं एक चुड़ैल यह सब सुन लेती है और बोलती है, देखते हैं कि डायन इसे डायनपुर कैसे सौंपती है। चुड़ैल उनके पीछे जाकर यह देखती है कि डायन उस बच्ची को अपने घर ले जा रही है। चुड़ैल वहीं रुक जाती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। जल्दी ही रात हो जाती है। जब डायन और उसके सैनिक सो रहे होते हैं, तभी चुड़ैल वह बच्चा वहां से उठा लेती है और बोलती है, आज रात मैं इस बच्ची को खा जाऊंगी। इसका मांस तो बहुत नरम है, इसे खाकर तो मजा आ जाएगा। वहीं नागलोक में जब नागराज और नागिन अपनी बच्ची को वहां नहीं पाते, तब वो दोनों भागे भागे पहरेदारों के पास जाते हैं। अरे हमारी बच्ची कहाँ गायब हो गई? तुमको यहाँ पहरेदारी के लिए रखा है या सोने के लिए? माफ कीजिए नागराज, एक डायन ने हमें बेहोश कर दिया और उस नन्ही बच्ची को उठाकर डायनपुर ले गई। यह सब सुनकर नागराज और नागिन दोनों डायनपुर पहुंच जाते हैं। वहां डायन बच्ची के गायब होने के कारण परेशान थी। बता डायन, हमारी बच्ची कहाँ है? तूने हमारी बच्ची को कहाँ छुपाया है? माफ करो नागराज, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस बच्ची को उठा लाई, परंतु आज रात ही वो बच्ची गायब हो गई। मुझे लगता है पास में चुड़ैलपुर की चुड़ैल उसे उठाकर ले गई होगी। नागराज, हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचना होगा। ऐसा कहकर वे सभी चुड़ैल के इलाके में पहुंच जाते हैं। तभी डायन बोलती है, चुड़ैल कहीं की, जंगल के जानवरों को खाकर तेरा पेट नहीं भरा जो तू इस बच्ची को उठा लाई? उन सबको एक साथ देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। डायन वह बच्ची नागराज को वापस दे देती है। एक बार की बात है, जब छोटू नागराज जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी गांव के डाकू उस पर पीछे से हमला कर देते हैं। छोटू नागराज उन डाकुओं को देखकर बहुत घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी एक डाकू अपनी तलवार का वार छोटू नागराज पर करता है। तलवार लगते ही छोटू नागराज जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, छोड़ दो, तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। सभी डाकू छोटू नागराज को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
तभी एक डाकू जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी डाकुओं का सरदार बोलता है, रुक जा, अगर इसे मार देंगे तो खजाना कैसे मिलेगा? यही तो बताएगा कि नागलोक का खजाना है कहाँ पर। सही बात है सरदार। ऐसा कहकर वह डाकू छोटू नागराज को घसीटकर नागलोक तक ले जाते हैं। नागलोक पहुंचकर डाकुओं का सरदार बोलता है, जा और जाकर सारा खजाना लेकर आ। तभी छोटू नागराज सारा खजाना वहां से ले आता है। डाकू बोलता है, अरे सरदार, मैंने सुना है इनके पास नागमणि भी है। अगर वो मिल जाए तो जिंदगी भर डाका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास नागमणि नहीं है, नागमणि तो माँ के पास है और माँ कुछ काम की वजह से बाहर गई है। चलो कोई बात नहीं, इस छोटू नागराज को अपने साथ ले चलते हैं। इसे बचाने के लिए इसकी माँ जरूर आएगी और फिर हम उससे वह नागमणि छीन लेंगे। ऐसा कहकर वह छोटू नागराज को वहां से लेकर चले जाते हैं। वहीं एक पेड़ पर बैठा बाज यह सब देख रहा होता है। तभी इच्छाधारी नागिन वहां पर आ जाती है। पेड़ पर बैठा बाज बोलता है, हे नागमाता, कुछ डाकू आए थे और छोटू नागराज पर हमला कर दिया और उन्हें लेकर चले गए। उन डाकुओं की इतनी हिम्मत, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उनकी जीवन लीला यही समाप्त कर दूंगी। फिर क्या था, नागिन एक बाज का रूप धारण कर लेती है और उन डाकुओं की तलाश में निकल पड़ती है। वहीं गांव में नागिन को एक डाकू नजर आता है। वह एक आदमी को लूट रहा होता है। तभी नागिन बोलती है, मुझे छोटू नागराज को बचाने के लिए इसके साथ जाना होगा। यही मुझे उनके ठिकाने तक पहुंचा सकता है। ऐसा कहकर नागिन एक कुत्ते का रूप धारण कर लेती है और डाकू के पास जाती है। डाकू उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, कितना प्यारा कुत्ता है। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ ले चलता हूँ। ये हमारे सामान की रखवाली करेगा। वहां जाकर वह देखता है कि छोटू नागराज को उल्टा लटकाया हुआ है। सरदार कुत्ते को देखकर बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत सही चीज ले आए तुम। तभी वह नागिन अपने असली रूप में आ जाती है और उनकी झोपड़ी में आग लगा देती है। यह सब देखकर तीनों डाकू बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं, हे नागमाता, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, कृपया हमें बख्श दो। ठीक है, लेकिन तुम्हें यह चोरी का काम छोड़ना होगा। जी नागमाता, हम यह काम छोड़ देंगे और मेहनत करके अपना गुजर बसर करेंगे। छोटू नागराज अपनी माँ को पाकर बहुत खुश होता है। फिर वह दोनों नागलोक की तरफ निकल पड़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको ऐसी और कहानियाँ देखनी हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। वह अपनी सारी मछलियाँ उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली। मछली ले लो मछली, ताजा रसीली मछली ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। ताजा ताजा मछली ले लो। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल मछलियाँ बेच रही थी। मछली ले लो मछली, ताजा रसीली मछली ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। ताजा ताजा मछली ले लो। तभी रामू उस चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, अरे मछली वाली, ये मछलियाँ कैसे दी? 10 रुपए किलो बाबूजी, 10 रुपए किलो। अरे नहीं, यह तो बहुत महंगी है। मुझे तुम सस्ते वाली मछली दिखाओ। बाबूजी, अगर आपको सस्ती मछलियाँ लेनी है तो आपको मेरे खेत में चलना होगा। मेरे पास एक मछली वाला खेत है। मछलियाँ तो तालाब में होती हैं। ये खेतों में मछलियाँ कब से होने लगी? नहीं बाबूजी, अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल के देख ले। तभी रामू उस चुड़ैल के साथ उसके खेत की तरफ निकल पड़ता है। वहां जाकर रामू देखता है कि उस चुड़ैल के खेत में तो बहुत सारी मछलियां हैं। रामू वह मछलियां देखकर बोलता है, अरे वाह, ये तो खेत में मछलियाँ हैं। मुझे जल्दी से 2 किलो दे दो। तभी वह चुड़ैल रामू को एक मछली में बदल देती है और फिर उस मछली को खेत में लगा देती है और बोलती है,
मेरे पास बहुत सारी मछलियाँ हो गई है। अब मैं जल्दी ही अपनी सेना बनाऊंगी और इस संसार पर राज करूंगी। ऐसा कहकर वह फिर से मछलियां बेचने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। जब वह गांव में मछलियां बेच रही होती है तभी दूसरी तरफ एक चुड़ैल उसके खेत में आ जाती है और इतनी सारी मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, इतनी सारी मछलियाँ, इन्हें ले जाने के लिए तो मुझे मेरा विशाल जादुई नारंगी ट्रैक्टर लाना होगा। ऐसा कहकर वह अपनी सारी मछलियां उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। उधर जब चुड़ैल वापिस अपने खेत में आती है तब वह देखती है कि उसके खेत की सारी मछलियां वहां से गायब हो गई हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, मैंने इतनी मेहनत करके गांव वालों को पकड़ पकड़ कर उन्हें मछलियां बनाया था, परंतु पता नहीं कौन मेरी मछलियां चुरा ले गया। अब तो मुझे कुछ करना होगा। तभी एक बाज चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, चुड़ैल चुड़ैल, मुझे पता है तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है। जल्दी बताओ कौन चुरा ले गया उन्हें। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बताऊंगा कि तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है। बताओ क्या है तुम्हारी शर्त। तुम्हें मुझे इंसान का रूप देना होगा। कई सालों से बाज के रूप में रहकर मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ दिन इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तुम्हारी सारी मछलियों को एक गुफा वाली चुड़ैल अपने ट्रैक्टर में भरकर अपनी गुफा में ले गई है। यह सुनकर मछली वाली चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, उस गुफा वाली चुड़ैल की मैं जीवन लीला वहीं समाप्त कर दूंगी। यह कहकर वह बाज को अपने साथ ले जाती है और गुफा वाली चुड़ैल के पास पहुंचकर उसे बोलती है, गुफा वाली चुड़ैल बाहर निकल, तुमने मेरी मछलियाँ क्यों चुराई। तभी गुफा वाली चुड़ैल बाहर आ जाती है और बोलती है, अरे चुराई कहाँ है, मैंने तो उधार ली है। मुझे तुम्हारी मछलियाँ पसंद आई और मैंने उन्हें उधार ले लिया। मैं तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगी। नहीं, तुम मेरी मछलियाँ अभी वापस करो। अपना तो एक ही नियम है, जिसका लेना कभी ना देना। ऐसा कहकर गुफा वाली चुड़ैल अपनी शक्तियों से मछली वाली चुड़ैल को एक मछली में बदल देती है। यह सब देखकर वह बाज बहुत घबरा जाता है और उसे उठाकर उसके खेत में ले जाता है। फिर वह मछली वाली चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल, तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बुरा हो गया। भूतिया बाज, जाओ और कालिया नाग को बुला कर लाओ। कालिया नाग ही मुझे इस मछली रूप से आजाद कर सकता है। फिर हम तीनों मिलकर उस गुफा वाली चुड़ैल से बदला लेंगे। तभी बाज उड़ कर जाता है और कालिया नाग को चुड़ैल के पास लेकर आता है। कालिया नाग मछली वाली चुड़ैल को देखकर हंसने लगता है। तभी चुड़ैल बोलती है, कालिया नाग, हंसना बंद कर और मुझे आजाद कर। तभी कालिया नाग अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वापस ठीक कर देता है और वह तीनों मिलकर गुफा वाली चुड़ैल को मारने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। परंतु गुफा वाली चुड़ैल ने रास्ते में एक जाल लगाया होता है। वह तीनों उस जाल में फंस जाते हैं। तभी बाज बोलता है, अरे ये क्या हुआ, हम तो चुड़ैल को मारने आए थे, हम तो खुद ही फंस गए। लगता है अब चुड़ैल हमें ही मार देगी। चुप कर, जब देखो रोता रहता है। मैं अभी जाल को तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों का वार उस जाल पर करती है और उस जाल को काट देती है। तभी तीनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। यह सब देखकर गुफा वाली चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है।
तभी मछली वाली चुड़ैल उस बाज को एक इंसान में बदल देती है और अपनी सारी मछलियों को लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। तभी छोटू नागराज आग उगलने लगता है। यह सब देखकर वह दोनों बहुत घबरा जाते हैं। मैं अनाथ हूँ, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। और छोटू नागराज को एक मटके में कैद करके वह भूत ले गया। एक बार की बात है जब एक बच्ची अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, क्योंकि उस बच्ची के पीछे एक मैस्टिक्स वाला शैतान और चुड़ैल पड़े होते हैं। रुक जा बच्ची, कहाँ बचकर जाएगी? हे भगवान, ये दोनों राक्षस और चुड़ैल तो आज हमें खा ही जाएंगे। कोई हमारी सहायता करो। तभी वहाँ अचानक से इच्छाधारी नागिन छोटू नागराज के साथ आ जाती है। बच्ची नागिन से बोलती है, हे नाग माता, मेरी सहायता कीजिए। ये दोनों राक्षस और चुड़ैल मुझे खा जाएंगे। घबराओ नहीं बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ वह दोनों मैस्टिक्स वाला शैतान और चुड़ैल आ जाते हैं और बोलते हैं, नागिन, तू मेरे बीच में मत आ। आज हम इस बच्ची का मांस खाकर बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बीच में मत आओ, वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। ऐसा कहकर जैसे ही वह दोनों उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी छोटू नागराज आग उगलने लगता है। यह सब देखकर वह दोनों बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये क्या बुला है? यह तो आग उगल रहा है। जल्दी भागो, वरना ये हमें यहीं भस्म कर देगा। ऐसा कहकर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बच्ची बोलती है, शुक्रिया नाग माता, मेरी जान बचाने के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये मैस्टिक वाला शैतान और चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं अनाथ हूँ, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। आज से तुम हमारे साथ रहोगी, चलो हमारे साथ। ऐसा कहकर वह नागिन उन बच्चों को लेकर एक गांव में चली जाती है और उस गांव में एक घर बना लेती है। एक दिन जब नागिन बच्चों को स्कूल से वापस लेके आ रही होती है, तभी वहाँ मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और शैतान एक भूत के साथ आ जाते हैं। वह भूत नागिन और छोटू नागराज को अपने मटके में कैद कर लेता है और उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है। मैस्टिक्स वाला शैतान और चुड़ैल उस बच्ची के पीछे पड़ जाते हैं। तभी बच्ची नागराज को याद करती है। नागराज वहाँ आ जाते हैं। नागराज को देखकर वह दोनों शैतान डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बच्ची नागराज को सारी बात बता देती है कि किस तरह मैस्टिक्स वाला शैतान और चुड़ैल एक भूत के साथ आए और नागिन और छोटू नागराज को एक मटके में कैद करके वह भूत ले गया। यह सुनकर नागराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस भूत के पास जाते हैं। नागराज बोलते हैं, तूने ये बहुत गलत किया। आज मैं तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। ऐसा कहकर नागराज उसे वहीं भस्म कर भागो मेरे बच्चों भागो, यह तो दुष्ट शैतान है। यह हम सभी को मारकर खा जाएगा। कि एक मैस्टिक्स वाला शैतान और उसके दो शैतान वहाँ खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। अरे, मुझे तो यहाँ पर परी की खुशबू आ रही है। मेरे घर में परी कहाँ से आ गई? एक बार की बात है, परी लोक की एक परी अपने दोनों बच्चों के साथ धरती लोक पर घूमने आ जाती है। तभी उन तीनों को एक बहुत सुंदर नदी दिखाई देती है। परी की बेटी कहती है, माँ देखो कितनी सुंदर नदी है, चलो हम इसमें नहाते हैं। परी कहती है, हाँ बच्चों, धरती पर बहुत सुंदर नदियाँ हैं, चलो हम तीनों मिलकर इसमें नहाते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों नदी के अंदर नहाने लगते हैं। परंतु उन्हें पता नहीं था कि उसी नदी में एक मैस्टिक्स वाला शैतान अपने दो राक्षसों के साथ रहता था। शैतान बोलता है, मुझे यहाँ आसपास परी की गंध आ रही है।
जरूर हमारे आसपास कोई परी है। चलो मेरे शैतानों, हम उस परी को पकड़कर यहाँ ले आएंगे। ऐसा कहकर वह तीनों नदी से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि एक परी अपने 2 बच्चों के साथ नदी में नहा रही है। अभी मैस्टिक्स वाला शैतान उस परी को पकड़ लेता है। परी बोलती है, भागो मेरे बच्चों भागो, यह तो दुष्ट शैतान है, यह हम सभी को मारकर खा जाएगा, भागो यहाँ से। बच्चे बोलते हैं, नहीं माँ, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं मेरे बच्चों, यहाँ से भागो अपनी जान बचाकर। अपनी माँ की बात सुनकर वह दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। नदी के अंदर ले जाकर मैस्टिक्स वाला शैतान उस परी को वहीं कैद कर देता है और अपने गुलामों से बोलता है, सुनो मेरे शैतानों, मैं एक हवन शुरू करने वाला हूँ और मुझे परी के दोनों बच्चों की भी जरूरत पड़ेगी। तुम दोनों जाओ और उन्हें पकड़कर यहाँ ले आओ। ये तीनों मुझे और शक्तिशाली बना देंगे और परी लोक में मेरा राज होगा। यह सुनकर उसके गुलाम उन दोनों की खोज में निकल पड़ते हैं। वहीं वह दोनों बच्चे भागकर धरती लोक पे चले जाते हैं और वहाँ एक चुड़ैल के घर में छुप जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, अरे मुझे तो यहाँ पर परी की खुशबू आ रही है, मेरे घर में परी कहाँ से आ गई? चुड़ैल उन बच्चों के पास जाती है। चुड़ैल को देखकर वह दोनों बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। बचाओ बचाओ, यह तो चुड़ैल है, हमें बचाओ, ये हमें खा जाएगी। बच्चों घबराओ मत, मैं कोई साधारण चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक परी चुड़ैल हूँ। मैं परी लोक में सभी परियों को चुड़ैल बनकर डराती थी। एक दिन रानी परी ने मुझसे तंग आकर मुझे श्राप दे दिया। हे दुष्ट परी, तुमने परी लोक के नियम तोड़े हैं, तुमने सभी परियों को बहुत दुख दिए हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आज से एक चुड़ैल बन जाओगी और धरती लोक पर एक गरीब चुड़ैल बनकर रहोगी। ये बात सुनकर मैं घबरा गई और मैंने अपनी गलतियों की रानी परी से क्षमा मांगी। तब रानी परी ने मुझसे कहा था, हे परी, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, परंतु जब भी तुम किसी परी की सच्चे दिल से सहायता करोगी तो तुम्हारा ये श्राप टूट जाएगा और तुम फिर से परी बन जाओगी। तब से मैं इस गांव में एक श्रापित चुड़ैल बनकर रह रही हूँ। अब मुझे बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हे चुड़ैल आंटी, हमारी माँ को एक दुष्ट मैस्टिक वाला शैतान अपने साथ नदी के अंदर ले गया है। अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। ठीक है बच्चों, तुम मेरे साथ चलो और मुझे वह जगह दिखाओ। बच्चे चुड़ैल आंटी को लेकर उस नदी के पास जाते हैं। चुड़ैल उन दोनों बच्चों को बोलती है, बच्चों तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल उस नदी के अंदर चली जाती है। वहाँ देखती है कि एक मैस्टिक्स वाला शैतान और उसके 2 शैतान वहाँ खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। वहाँ जाकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से दोनों शैतानों को बेहोश कर देती है। मैस्टिक्स वाले शैतान को पता लग जाता है। चुड़ैल और मैस्टिक्स वाला शैतान एक दूसरों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ परी के दोनों बच्चे आ जाते हैं और परी को आज़ाद कर देते हैं। यह सब देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। चुड़ैल का श्राप टूट जाता है और वह फिर से वापिस एक परी बन जाती है। फिर वह चारों परी लोक की तरफ निकल पड़ते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। एक दिन जब किसान जंगल से लकड़ियां लेकर वापस अपने घर आ रहा होता है, वहीं रास्ते में किसान को एक सांप जमीन पर पड़ा नजर आता है। वह उस सांप के पास जाता है और बोलता है, अरे इस सांप को किसने मारा? इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। एक काम करता हूँ, इस सांप को अपने घर ले चलता हूँ। ऐसा कहकर वह उस सांप को अपने घर ले जाता है। सांप को देखकर किसान की पत्नी बोलती है, आप ये क्या ले आए हमारे घर पे? पहले ही खाने के लिए कुछ नहीं है और आप इस सांप को यहाँ ले आए, हम इसको कैसे ठीक करेंगे? तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
किसान थोड़ा सा दूध सांप के लिए बचा लेता था और वह दूध सांप को पिला देता था। समय बीतता है और वह सांप ठीक हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। किसान, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। तुम्हारे घर खाने को कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने मेरी सेवा की और मुझे ठीक कर दिया। मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे नागराज, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। आप ठीक हो गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी नागराज अपनी शक्तियों से किसान के खेत में एक मछली वाला पेड़ खड़ा कर देता है और बोलता है, किसान, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। लो ये मछली वाला पेड़, आज से तुम यह मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करना और हमेशा खुश रहना। यह कहकर नागराज वहां से चला जाता है। किसान और उसकी पत्नी वह मछली वाला पेड़ पाकर बहुत खुश होते हैं। उसी रात जब किसान सो रहा होता है, तभी एक चुड़ैल वहां पर आ जाती है। उस चुड़ैल की नजर किसान के मछली वाले पेड़ पर पड़ती है। तभी वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ के पास जाती है और बोलती है, क्या बात है, इतनी जल्दी खाने का जुगाड़ हो गया। एक काम करती हूँ, इस पेड़ को ही लेकर चली जाती हूँ। यह कहकर वह उस पेड़ को लेकर जाने लगती है। तभी किसान की आंख खुल जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसे छोड़ दो, वो मेरा पेड़ है। यह सब देखकर किसान बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है, एक तो गरीबी और ऊपर से यह मछली वाला पेड़ भी वह चुड़ैल उठाकर ले गई। हे भगवान, हमारी सहायता करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। तभी किसान की नजर जमीन पर पड़े एक संतरे पर पड़ती है। वह संतरा देखते ही देखते एक विशाल नारंगी ट्रैक्टर में बदल जाता है। तभी वहां नागराज आ जाता है और बोलता है, जाओ किसान और अपना मछली वाला पेड़ उस चुड़ैल से वापस ले आओ। यह सुनकर किसान उस ट्रैक्टर पर बैठ जाता है और अपना मछली वाला पेड़ लेने के लिए चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल, मेरा मछली वाला पेड़ वापस कर। तभी चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ से एक मछली तोड़ लेती है। फिर क्या था, उस पेड़ से एक आग निकलती है और मछली वाले चुड़ैल को वहीं भस्म कर देती है। किसान अपना मछली वाला पेड़ पाकर बहुत खुश होता है और बोलता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे मेरा पेड़ वापस मिल गया, वरना मैं तो भूखा मारा जाता। यह कहकर वह अपने मछली वाले पेड़ को उस नारंगी ट्रैक्टर में लादकर अपने घर ले जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको ऐसी और कहानियां देखनी हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अरे भाई जल्दी भाग, वरना ये गांव वाले आज हमें मार ही देंगे। उस जादुई दीवार के अंदर चले जाते हैं। उन दोनों के शरीर से दो राक्षस प्रकट करता है। अरे वाह, आखिरकार मैं आजाद हो ही गया, अब आएगा मजा। एक बार की बात है, दो चोर गांव के सरपंच के घर में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। तभी सरपंच का कुत्ता उन्हें चोरी करते देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी सरपंच उठ जाता है। अरे पकड़ो पकड़ो, कौन है ये दोनों मेरे घर में चोरी कर रहे हैं, जल्दी पकड़ो इन्हें। तभी सभी गांव वाले लाठियां लेकर उन दोनों चोरों के पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई जल्दी भाग, वरना ये गांव वाले आज हमें मार ही देंगे। ऐसा कहकर वह दोनों भागते भागते एक गहरे जंगल में चले जाते हैं। तभी वहां उन दोनों को एक जादुई दीवार नजर आती है। वह दोनों भागते भागते उस जादुई दीवार के अंदर चले जाते हैं। जादुई दीवार के दूसरी तरफ जाते ही वह दोनों देखते हैं कि वहां चट्टानों से बनी एक बहुत बड़ी गुफा है। अरे भाई, हम दोनों कहाँ आ गए? लगता है ये भूतों का इलाका है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पर भाई जो भी हो, अगर पीछे वापस गए तो गांव वाले हमें मार ही देंगे। चलो इस गुफा में ही चलते हैं। वह दोनों गुफा के अंदर जाकर देखते हैं कि वहां एक बहुत चमकदार नागमणि रखी हुई है। अरे भाई, यह नागमणि तो बहुत चमकदार है और लग भी बहुत महंगी रही है। चलो इसे चुरा लेते हैं, इसे चुराकर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। जैसे ही वे दोनों उस नागमणि की तरफ बढ़ते हैं, तभी कालिया नाग उन दोनों की शक्तियों का सहारा लेकर नागमणि से बाहर आ जाता है।
अरे वाह, आखिरकार मैं आजाद हो ही गया। अब आएगा मजा। अब मैं नागराज और इच्छाधारी नागिन को नहीं छोड़ूंगा। कालिया नाग को देखकर वह दोनों चोर बहुत घबरा जाते हैं। अरे अरे छोड़ दो भाई, हमें छोड़ दो। तभी कालिया नाग उन दोनों के शरीर से 2 राक्षस प्रकट करता है और वह दोनों राक्षस उन दोनों चोरों को वहीं मार देते हैं। चलो मेरे साथियों, हमें नागराज और नागिन से पुराना बदला लेना है। ऐसा कहकर वह तीनों नागराज और नागिन की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं पास में इच्छाधारी नागिन और नागराज आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी कालिया राक्षस अपनी शक्तियों से उन दोनों को वहीं बेहोश कर देता है और उन्हें लेकर अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। वहीं छोटू नागराज यह सब देख लेता है और उनके पीछे निकल पड़ता है। वहां ले जाकर वह तीनों शैतान उसके माता पिता को वहीं कैद कर देते हैं। छोटू नागराज यह देखकर बहुत घबरा जाता है। मुझे कुछ करना होगा, ये तीनों मेरे माता पिता को मार देंगे। पिताजी ने कहा था कोई भी समस्या हो तो नागगुरु के पास जाना। ऐसा सोचकर वह नागगुरु के पास जाता है और नागगुरु से बोलता है, नागगुरु, एक कालिया राक्षस जिसे माता पिता ने नागमणि के अंदर कैद कर दिया था, वह उससे आजाद हो गया है और अपने 2 राक्षसों के साथ मेरे माता पिता को पकड़कर अपने ठिकाने ले गया है और उन दोनों को वहीं कैद कर दिया है। मुझे उन दोनों को बचाना होगा, परंतु मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं हैं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। घबराओ मत बच्चे, तुम्हारे माता पिता को कुछ भी नहीं होगा। तभी नागगुरु एक नागमणि प्रकट करते हैं और वह नागमणि छोटू नागराज को दे देते हैं और छोटू नागराज बहुत शक्तिशाली हो जाता है। फिर वह कालिया राक्षस के ठिकाने पर जाता है और उसे बोलता है, हे दुष्ट, छोड़ दे मेरे माता पिता को। जैसे ही कालिया राक्षस और उसके 2 शैतान उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वह नागमणि की शक्ति उन तीनों पर छोड़ देता है और वह तीनों वहीं भस्म हो जाते हैं। फिर वह अपने माता पिता को आजाद करके नागलोक की तरफ निकल पड़ता है। एक बार की बात है, एक जादुई नदी में एक मैस्टिक वाला शैतान रहता था। वह नदी से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वह नदी की मछलियों को खाकर ही अपनी भूख मिटाता था। परंतु मछलियां खाकर उसका मन नहीं भरता था। वह हमेशा इंसानों को खाने की तरकीब लड़ाता रहता था, परंतु वह नदी गांव से बहुत दूर थी, इसलिए वहां कोई भी मनुष्य आता जाता नहीं था। एक दिन मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, अरे बहुत दिन हो गए, मैंने कोई इंसान नहीं खाया। इन मछलियों को खा खा कर तो मैं बोर हो गया हूँ और जलपरी को तो मैंने बहुत पहले ही खा लिया। मुझे कोई तरकीब लड़ानी होगी जिससे मैं इंसानों को खा सकूं। जब वह यह सब सोच रहा था, तभी हरिया अपना ट्रैक्टर लेकर उस नदी के पास से गुजर रहा था। मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया और उसके ट्रैक्टर को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, लगता है शैतानों के देवता ने मेरी सुन ली। शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अब मुझे कोई तरकीब लड़ानी होगी क्योंकि मैं इस नदी से बाहर नहीं जा सकता। यह कहकर मैस्टिक्स वाला शैतान अपने मुंह से तूफान चलाता है। उधर हरिया उस तूफान में फंस जाता है। अरे बाप रे, इतना भयानक तूफान, मुझे कहीं छुपना होगा। यह कहकर वह अपने ट्रैक्टर से नीचे उतर जाता है और वहीं एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी तूफान रुक जाता है। हरिया देखता है कि नदी में सोने की मछलियां तैर रही हैं। यह देखकर हरिया सोचता है, अरे वाह, यह तो सोने की मछलियां हैं। एक काम करता हूँ, इन मछलियों को पकड़ लेता हूँ और इन्हें बाजार में बेचूंगा। इन्हें बेचकर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह कहकर हरिया नदी के अंदर कूद जाता है। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया को पकड़ लेता है और खा जाता है। फिर मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, आज तो खाने का जुगाड़ हो गया, परंतु मुझे कोई तरकीब लगानी होगी जिससे मेरे खाने का इंतजाम हो जाए। तभी उसकी नजर हरिया के ट्रैक्टर की तरफ पड़ती है। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया के ट्रैक्टर को एक जादुई मनी ट्रैक्टर में बदल देता है और एक मछली को एक लड़के में बदल देता है और बोलता है,
ये लो शैतानी लड़के, यह ट्रैक्टर गांव में लेके जाओ और गांव वालों को ट्रैक्टर में भर भर कर लाओ। यह सुनकर वह लड़का ट्रैक्टर में बैठ जाता है और गांव में जाकर उस ट्रैक्टर को खड़ा कर देता है और खुद एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी रामू वहां से गुजर रहा होता है और उसकी नजर उस ट्रैक्टर पर पड़ती है। यह देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। यह तो मनी ट्रैक्टर है, इसे पाकर तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। यह कहकर जैसे ही वह उस मनी ट्रैक्टर पर चढ़ता है, वह शैतानी लड़का रामू को एक मैस्टिक्स में कैद कर लेता है। इस तरह जो भी उस गांव से उस ट्रैक्टर के पास आता, वह लड़का उसे मैस्टिक्स में कैद कर देता। शाम तक वह लड़का बहुत से आदमियों को उस ट्रैक्टर में भर लेता है और उन्हें लेकर मैस्टिक्स वाले शैतान के पास जाता है। यह सब देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे वाह, तुम तो पूरा गांव ही उठा लाए, शाबाश। उधर गांव वाले यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि गांव में कई लोग गायब हो चुके हैं। वह सभी मुखिया जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुखिया जी, हमारे गांव से बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि यह काम कोई शैतानी शक्ति कर रही है और उस शक्ति से निपटने के लिए हमें नागराज को बुलाना होगा। यह कहकर वह नागराज को याद करता है। तभी नागराज वहां आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ मुखिया जी, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? हमारे गांव से बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं। ऐसी बात है, मुझे बताइए वह कहाँ से गायब हुए हैं? मुखिया जी नागराज को वह जगह दिखाते हैं। तभी नागराज एक गांव वाले में बदल जाता है। शाम होते ही वह देखता है कि एक लड़का मनी ट्रैक्टर लेकर वहां से आ रहा है और ट्रैक्टर को खड़ा करके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी मुखिया जी वहां आते हैं और जैसे ही वह ट्रैक्टर पर बैठने लगते हैं, वह शैतानी लड़का मुखिया जी को एक माचिस में कैद कर देता है और अपनी ट्राली में लाद लेता है। नागराज भी पेड़ से उतरता है और गांव वाले के भेष में ट्रैक्टर के पास जाता है। जैसे ही वह ट्रैक्टर पर बैठता है, वह शैतानी लड़का आता है और नागराज को माचिस में कैद कर लेता है और अपनी ट्राली में रख लेता है। फिर वह मैस्टिक्स वाले शैतान के पास जाता है। मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, अरे लड़के, आज तो तुम 2 ही शिकार लाए हो। शैतानी लड़का बोलता है, मालिक, आज बस 2 ही शिकार मिले हैं। यह कहकर मैस्टिक्स वाला शैतान उन दोनों माचिस को उठाता है और उन्हें खाने लगता है। तभी नागराज उस माचिस से बाहर आ जाता है और अपनी शक्तियों का वार मैस्टिक्स वाले शैतान पर करता है। यह देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत घबरा जाता है और अपनी माचिस को नागराज के ऊपर फेंक देता है, पर नागराज पर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। तभी नागराज उस मैस्टिक्स वाले शैतान को उसी की माचिस में कैद कर देता है। नागराज जैसे ही उस शैतानी लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी शैतानी लड़का बोलता है, नागराज, मुझे मत मारो, मैं तो एक गरीब मछली हूँ। मुझे तो एक मैस्टिक्स वाले शैतान ने ऐसा बना दिया। उसकी यह बात सुनकर नागराज अपनी शक्तियों से उसे एक मछली में बदल देता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। बच्चे की माँ उस शैतान का पीछा करने लगती है। हे शैतान, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो जो तुमने मुझसे चुरा लिया था। ठीक है, पहले तुम्हारे इन दोनों बेटों का मुकाबला होगा। एक बार की बात है, अचानक से एक मैस्टिक्स वाला शैतान एक गांव में आ जाता है और एक साधु का रूप धारण कर लेता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, अरे कोई मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तभी उस साधु की नजर एक घर में खेल रहे छोटे से बच्चे पर पड़ती है। साधु उस बच्चे के पास जाता है और उसे उठा लेता है और उसे उठाकर जाने लगता है। तभी उस बच्चे की गर्भवती माँ घर से बाहर आ जाती है और साधु को ऐसा करता देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मेरे बच्चे को। ये सब तुम क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को?
तभी वह साधु अपने असली रूप में आ जाता है और अपने मैस्टिक्स पर बैठकर वहां से चला जाता है। बच्चे की माँ उस शैतान का पीछा करने लगती है। उसका पीछा करते करते वह घने जंगलों में पहुंच जाती है, परंतु मैस्टिक्स वाला शैतान उसे कहीं भी नजर नहीं आता। थक हार कर वह वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है। भूख लगने के कारण वह बच्चा रोने लगता है। वहीं जंगल में एक इच्छाधारी नागिन उनके पास से गुजर रही होती है। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते करते उस बच्चे तक पहुंच जाती है। बच्चे को देखकर इच्छाधारी नागिन बोलती है, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? लगता है ये औरत मर गई है। अब इस बच्चे को कौन पालेगा? यहाँ इस जंगल में तो बहुत सारे भयानक जंगली जानवर हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इसे लेकर गांव में जाती हूँ और वहाँ इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। इच्छाधारी नागिन एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेती है और उस बच्चे को लेकर गांव में रहने लगती है। वह उस बच्चे का नाम वीर रखती है। जल्दी ही वह बच्चा बड़ा हो जाता है और पढ़ लिख कर होशियार हो जाता है। उधर उस बच्चे की माँ जो बेहोश हो गई थी, वह हर रोज अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में जाती रहती थी। तभी इच्छाधारी नागिन की नजर उस औरत पर पड़ती है। वह उस औरत को पहचान जाती है। इच्छाधारी नागिन उस औरत के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि किस तरह वह उसे मरा हुआ जानकर उसके बच्चे को वहां से ले गई और उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। औरत भी इच्छाधारी नागिन को सारी बात बताती है कि किस तरह एक मैस्टिक्स वाला शैतान आया और उसके बच्चे को उठाकर ले गया। बहन, मुझे पता है वह मैस्टिक वाली शैतान की गुफा कहाँ है। चलो वहाँ हम चलते हैं। फिर इच्छाधारी नागिन अपने बेटे और उस औरत को लेकर मैस्टिक्स वाले शैतान की गुफा तक पहुंच जाती है। वहां जाकर वह देखते हैं कि औरत के बच्चे को मैस्टिक्स वाले शैतान ने पाल पोसकर एक शैतान बना दिया है और वह अपनी माँ को भूल चुका है। वह औरत बोलती है, हे शैतान, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो जो तुमने मुझसे चुरा लिया था। ठीक है, पहले तुम्हारे इन दोनों बेटों का मुकाबला होगा। अगर मुकाबले में तुम्हारा बेटा जीत गया तो तुम अपने दोनों बेटे वापस लेकर जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बहन, घबराओ मत। मैंने तुम्हारे बेटे को पाल पोस कर इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह किसी का भी मुकाबला कर सकता है। फिर दोनों बच्चों में मुकाबला शुरू हो जाता है। नागिन का बेटा शैतान के बेटे को हरा देता है। मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत घबरा जाता है, वहां से भाग जाता है। फिर वह औरत अपने दोनों बेटों को पाकर बहुत खुश होती है और अपने गांव की तरफ निकल पड़ती है। अरे वाह, अब तो हम अमीर हो गए। अब तुम रोज वहाँ जाना। तभी रामू की पत्नी उन सभी आमों को लेकर भागने लगती है। तभी उस जादुई पेड़ में से एक बार की बात है, घने जंगलों में एक जादुई आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर जादुई आम लगते थे जो तोड़ते ही सोने में बदल जाते थे। एक इच्छाधारी नागिन उस आम के पेड़ की रक्षा किया करती थी। एक दिन गांव का एक आदमी जंगल में भटक जाता है और उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी उसकी नजर उस जादुई आम के पेड़ पर पड़ती है। वह इंसान उस जादुई आम के पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह उस पेड़ से आम तोड़ता है, वह आम सोने में बदल जाता है। रामू यह देखकर बहुत खुश होता है और वह जल्दी जल्दी पेड़ से बहुत सारे आम तोड़ लेता है। उन सोने के आम को लेकर वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि किस तरह उसे जंगल में एक जादुई आम का पेड़ मिला। उन आमों को तोड़ते ही वह आम सोने में बदल जाते हैं। अरे वाह, अब तो हम अमीर हो गए। अब तुम रोज वहाँ जाना और रोज नए नए आम तोड़ कर लाना। नहीं नहीं, भगवान ने हमें जितना दिया है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। अरे छोड़ो जी, आप तो गरीब के गरीब ही रहोगे। मुझे बताओ, मैं जाकर ले आऊंगी वहाँ से।
रामू और उसकी पत्नी की यह बातें एक चुड़ैल सुन रही होती है। उनकी यह बातें सुनकर चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, मैंने जिस आम के पेड़ के बारे में सुना था वह इस रामू को पता है। मैं इसका पीछा करती हूँ और इन दोनों को मारकर उस आम के पेड़ को हथिया लूंगी और उसके फल खाकर बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगी। अगले दिन रामू अपनी पत्नी को लेकर जंगल की तरफ जाता है। चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। पेड़ के पास पहुंचकर रामू की पत्नी बोलती है, अरे सुनो जी, यह तो एक साधारण आम का पेड़ है। अरे अभी रुको, मैं तुम्हें इस पेड़ का जादू दिखाता हूँ। तभी रामू एक आम तोड़ता है और वह आम सोने के आम में बदल जाता है। यह देखकर रामू की पत्नी बहुत खुश होती है और उस पेड़ से बहुत सारे आम तोड़ लेती है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और अपनी शक्तियों से उन दोनों को वहीं कैद कर देती है। तुम्हारी सहायता से मैं इस आम के पेड़ को पा सकी हूँ। अब मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही वह आम तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहां इच्छाधारी नागिन आ जाती है। हे दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे इस आम के पेड़ को, वरना मैं तेरी जीवन लीला यही समाप्त कर दूंगी। चुड़ैल अपनी शक्तियों से इच्छाधारी नागिन को वहीं बेहोश कर देती है। तभी रामू की पत्नी उन सभी आमों को लेकर भागने लगती है। तभी उस जादुई पेड़ में से एक शक्ति निकलती है और रामू की पत्नी को पत्थर में बदल देती है। यह देखकर रामू वहां से भाग जाता है। तभी चुड़ैल भी एक पत्थर में बदल जाती है। इच्छाधारी नागिन अपना जादुई पेड़ लेकर वहां से गायब हो जाती है। एक बार की बात है, जब सांपलोक के बाहर अचानक से 3 जादुई पेड़ उग जाते हैं। उन पेड़ों से जादुई आम निकलते हैं। तभी उन आम के अंदर से एक मैस्टिक्स वाला शैतान अपने 2 साथियों के साथ बाहर निकलता है और बोलता है, मेरे शैतानों, समय आ गया है सांपलोक पर कब्जा करने का। चलो जल्दी से नागराज और इच्छाधारी नागिन को मारकर वह नागमणि ले लेते हैं। ऐसा कहकर वह सांपलोक पर हमला कर देते हैं। वहीं सांपलोक में एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन रहती थी। मैस्टिक्स वाले शैतान को देखते ही नागराज नागिन के पास जाता है और बोलता है, इच्छाधारी नागिन, एक मैस्टिक्स वाले शैतान ने सांपलोक पर हमला कर दिया है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा बच्चा ही मैस्टिक्स वाले शैतान का अंत करेगा। इसलिए वह इस बच्चे को मारना चाहता है और नागमणि छीनकर सांपलोक पर कब्जा करना चाहता है। हमें इसकी रक्षा करनी होगी। परंतु नागराज, हम इसे कैसे बचा पाएंगे? वह तो हमें ढूंढ लेगा। अब आप ही कोई उपाय बताइए। इच्छाधारी नागिन, तुम धरती लोक पर जाओ। वहाँ पर एक जादुई आम का पेड़ है। असल में वह जादुई आम का पेड़ हमारे गुरुजी हैं। वह धरती लोक पर आम के पेड़ में रह रहे हैं। वह अपनी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। यह बात सुनकर इच्छाधारी नागिन वहां से गायब हो जाती है। तभी वहां मैस्टिक्स वाला शैतान आ जाता है और अपनी शक्तियों से नागराज को वहीं कैद कर देता है। अरे नागराज, अब तो बता दो इच्छाधारी नागिन कहाँ है? मैं उस बच्चे को मारकर इस नागलोक पर राज करूंगा। इच्छाधारी नागिन तो तुम्हें 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगी। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान अपनी शक्तियों से नागराज को वहीं बेहोश कर देता है। सुनो शैतानों, जाओ और इच्छाधारी नागिन को ढूंढ कर लाओ। तभी वे दोनों गुलाम इच्छाधारी नागिन की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर धरती लोक पर इच्छाधारी नागिन उस जादुई आम के पेड़ के पास पहुंचती है। पेड़ के पास जाके इच्छाधारी नागिन बोलती है, हे जादुई आम के पेड़, मुझे नागराज ने भेजा है, मेरी सहायता कीजिए।
तभी जादुई पेड़ वहाँ एक कुटिया बना देता है। कुछ समय बाद इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़के को जन्म देती है। समय बीतता है और वह लड़का बड़ा हो जाता है। तभी उस जादुई आम के पेड़ से नाग गुरु प्रकट होते हैं और बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, इस बच्चे का जन्म उस मैस्टिक्स वाले शैतान को मारने के लिए हुआ है। मैं इसे अपना जादुई आम दे रहा हूँ। इसे खाकर यह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और मैस्टिक्स वाले शैतान को बहुत आसानी से हरा देगा। ऐसा कहकर वे एक जादुई आम छोटू नागराज को देते हैं और छोटू नागराज बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तभी वे अपनी शक्तियों से एक जादुई आम की कार प्रकट करते हैं। छोटू नागराज उस कार पर बैठकर मैस्टिक्स वाले शैतान के पास पहुंच जाता है। मैस्टिक्स वाला शैतान छोटू नागराज को देखकर बोलता है, अरे बच्चे, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा काल हूँ। तुमने मेरे पिताजी को कैद किया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। तभी छोटू नागराज अपनी शक्तियों से उस मैस्टिक्स वाले शैतान और उसके साथियों के साथ उन तीनों पेड़ों को भी वहीं भस्म कर देता है। एक दिन एक चुड़ैल अपने शैतानों के साथ जलपरी लोक पर हमला कर देती है। तभी वहां जलपरी की दोनों सहेलियां आ जाती हैं। एक बार की बात है, एक इच्छाधारी नागिन जिसके पास नागों की शक्ति, एक जलपरी जिसके पास जल की शक्ति और एक रानी परी जिसके पास आग की शक्ति थी। ये तीनों आपस में बहुत गहरे मित्र थे। एक दिन एक चुड़ैल अपने शैतानों के साथ जलपरी लोक पर हमला कर देती है। चुड़ैल और उसके साथियों को आता देखकर जलपरी बहुत घबरा जाती है और वह अपनी दोनों सहेलियों को याद करती है। तभी वहां जलपरी की दोनों सहेलियां आ जाती हैं और अपनी शक्तियों से चुड़ैल के शैतानों को वहीं भस्म कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन अपने सांप उस चुड़ैल पर छोड़ती है और चुड़ैल को वहीं कैद कर लेती है। जलपरी दोनों सहेलियों का धन्यवाद करती है। उधर चुड़ैल को बचाने के लिए चुड़ैल का भूतियाबाज चुड़ैल के पास आता है और चुड़ैल को आजाद कर देता है। भूतियाबाज, आज तो तूने मेरी जान बचा ली, परंतु मैं उन तीनों से इस हार का बदला लेकर रहूंगी। चुड़ैल, जब तक वह तीनों एक साथ हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें उन तीनों में फूट डालनी होगी। वह कहावत तो सुनी ही होगी तुमने, फूट डालो और राज करो। वह सब तो ठीक है भूतियाबाज, परंतु यह बताओ हम यह सब करेंगे कैसे? चुड़ैल, मेरे पास एक योजना है। बाज चुड़ैल को अपनी सारी योजना बता देता है। चुड़ैल यह सुनकर बहुत खुश होती है। वहीं इच्छाधारी नागिन एक सांप का रूप धारण करके जलपरी से मिलने जा रही होती है। तभी चुड़ैल का भूतियाबाज उसे अपने पंजों में दबा लेता है और उड़ने लगता है। तभी चुड़ैल एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लेती है और वह उस बाज को एक पत्थर मारती है। पत्थर लगते ही वह बाज उस सांप को छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आ जाती है और उस लड़की का धन्यवाद करती है और बोलती है, लड़के, तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? हे नाग माता, जलपरी ने मेरी बहन को बंदी बना लिया है और वह उसे मारना चाहती है। कृपया मेरी सहायता करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो मेरी मित्र है। मैं अभी उनके पास जाती हूँ और उन्हें बोलती हूँ कि वह तुम्हारी बहन को छोड़ दे। उधर भूतियाबाज जलपरी और रानी परी पर हमला कर देता है। इच्छाधारी नागिन को आता देखकर वह एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लेता है। जलपरी और रानी परी जब उस लड़की पर अपनी शक्तियों का वार कर रही होती हैं, तभी इच्छाधारी नागिन बीच में आ जाती है और बोलती है, तुम लोग इस गरीब लड़की को क्यों मार रहे हो? यह भूतियाबाज है, इसलिए हम इसे मार रहे हैं।
इच्छाधारी नागिन उनकी बात नहीं सुनती और अपनी शक्तियों से उन्हें वहीं बेहोश कर देती है और दोनों गरीब भाई बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। यह हमारी मित्र को क्या हो गया? ये पहले तो ऐसी नहीं थी। जब इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर अपनी गुफा में पहुंचती है, वे दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और इच्छाधारी नागिन को वहीं कैद कर देते हैं। वहीं पास में एक जादुई बादल यह सब देख रहा होता है। वह जादुई बादल रानी परी और जल परी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। वहां जाकर वह इच्छाधारी नागिन को आजाद कर देते हैं। जब चुड़ैल और वह भूतियाबाज वापस लौटकर आते हैं, तब वह देखते हैं कि तीनों सहेलियां एक साथ खड़ी हैं। यह देखकर वह दोनों बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और वह तीनों सहेलियां खुशी खुशी रहने लगती हैं। गोपाल दूर से ही चुड़ैल को आता देखकर नन्ही जलपरी को बचाने के लिए वह सुनहरा अंडा लेकर वहां से भागने लगता है। मैं एक नन्ही जलपरी हूँ। हमारे राज्य पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गहरी नदी थी। उस नदी में एक जलपरी रहती थी। उस जलपरी की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी। सभी लोग उसे छोटी जलपरी और नन्ही जलपरी कहकर पुकारते थे। रानी जलपरी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों दिन भर साथ में खेलते थे। नन्ही जलपरी भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। उधर नदी के पास एक बहुत ही भयानक मगरमच्छ चुड़ैल रहती थी। उसके पास 2 मगरमच्छ थे। वो मगरमच्छ चुड़ैल हमेशा ही रानी परी और उसकी बेटी को देखकर ईर्ष्या करती थी। वो हमेशा से ही नन्ही जलपरी को खाने के लिए जलपरी लोक पर कब्जा करना चाहती थी। वो कई सालों तक तंत्र साधना करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करती है और शक्तियां प्राप्त करके जलपरी लोक पर हमला कर देती है। सभी मछलियां अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगती हैं। चुड़ैल को आता हुआ देखकर जलपरी माँ अपनी नन्ही जलपरी को बचाने के लिए अपने जादू से एक बहुत ही विशाल अंडा प्रकट करती है और अपनी बेटी को उस अंडे में छुपा देती है और उस अंडे को धरती लोक की तरफ भेज देती है। उधर चुड़ैल जलपरी लोक पर कब्जा कर लेती है। फिर वह जलपरी माँ को पकड़ लेती है और उससे पूछती है, जलपरी बता, कहाँ है तेरी बेटी? मैं उसे मारकर उसका नरम नरम मांस खाऊंगी। हे दुष्ट चुड़ैल, इस जन्म में तो तुझे मेरी बेटी कभी नहीं मिलेगी। यह बात सुनकर चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और जलपरी से बोलती है, जलपरी अब तू देख, मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को पकड़ कर लाऊंगी और उसे खा जाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। यह कहकर वह अपनी शक्तियों से जलपरी माँ को वहीं कैद कर देती है। फिर वह अपने दोनों मगरमच्छों को आदेश देती है। उधर जादुई अंडा नदी में तैरता हुआ नदी के किनारे आ जाता है। नदी के किनारे एक मछुआरा अपने बेटे गोपाल के साथ रहता था। एक दिन गोपाल नदी के किनारे घूम रहा होता है। नदी के किनारे घूमते घूमते वह देखता है कि एक बहुत बड़ा विशाल सुनहरा अंडा नदी में तैर रहा है। यह देखकर वो उस अंडे को नदी से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो उस अंडे को नदी से बाहर निकालता है, वो अंडा खुल जाता है और जलपरी की बेटी उस अंडे से बाहर निकलती है। गोपाल उसे देखकर एक बार तो डर जाता है। फिर गोपाल बोलता है, अरे अरे, तुम कौन हो और इस अंडे के अंदर क्या कर रही हो? मैंने तो तुम जैसी सुंदर लड़की इस गांव में कभी नहीं देखी। नन्ही जलपरी बोलती है, मैं एक नन्ही जलपरी हूँ। हमारे राज्य पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया है। उससे बचने के लिए मेरी माँ ने मुझे अंडे में भेज दिया है। उसकी ये बात सुनकर गोपाल को उस पर दया आ जाती है। गोपाल उससे बोलता है, नन्ही जलपरी, तुम इस अंडे में छुप जाओ। तुम्हें अगर कोई बाहर देख लेगा तो पकड़कर बाजार में बेच देगा। नन्ही जलपरी उस अंडे के अंदर छुप जाती है। गोपाल उस अंडे को अपने घर पर ले जाता है और अपने घर पर छुपा देता है। तभी गोपाल का पिता वहां आ जाता है और गोपाल से बोलता है,
गोपाल बेटा, आज तुम मछलियाँ पकड़ने नहीं गए। आज तुम एक भी मछली पकड़कर नहीं लाए हो। पिताजी, आज मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं मछली पकड़ने नहीं गया। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, परंतु कल तुम जरूर मछलियाँ पकड़ने जाना, क्योंकि जब तक तुम मछलियाँ पकड़कर शहर में नहीं बेचोगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। गोपाल के पिता को पता भी नहीं चलता कि उसके घर में गोपाल ने एक जलपरी को रखा हुआ है। उधर बहुत दिन भटकने के बाद उन दोनों मगरमच्छों को यह पता लग जाता है कि गोपाल ने नन्ही जलपरी को अपने घर में छुपाया हुआ है। वो जाकर ये बात चुड़ैल को बता देते हैं। फिर चुड़ैल उन दोनों मगरमच्छों को लेकर नन्ही जलपरी को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। चुड़ैल के वहां से जाते ही जलपरी माँ अपनी पुरानी दोस्त इच्छाधारी नागिन को याद करती है। इच्छाधारी नागिन तुरंत ही वहां आ जाती है और जलपरी माँ को आजाद कर देती है। फिर वो दोनों नन्ही जलपरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर चुड़ैल उस जलपरी को पकड़ने के लिए गोपाल के घर पहुंच जाती है। गोपाल दूर से ही चुड़ैल को आता देखकर नन्ही जलपरी को बचाने के लिए वह सुनहरा अंडा लेकर वहां से भागने लगता है, परंतु तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो अपने मगरमच्छों को उसे पकड़ने के लिए भेज देती है। उसके मगरमच्छ गोपाल को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं कैद कर देते हैं। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार उस अंडे पर करती है। वह अंडा फूट जाता है और नन्ही जलपरी उस अंडे से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो उस नन्ही जलपरी को मारने लगती है, तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन और जलपरी माँ दोनों आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। अचानक हुए इस हमले से चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और अपने दोनों मगरमच्छ लेकर वहाँ से भाग जाती है। जलपरी माँ अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है। फिर वह गोपाल को बहुत धन्यवाद देती है और साथ में बहुत सारे मोती दे देती है और अपनी बेटी को लेकर वापस नदी में लौट जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वह अपनी सारी मछलियाँ उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली। मछली ले लो मछली, ताजा रसीली मछली ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। ताजा ताजा मछली ले लो। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल मछलियाँ बेच रही थी। मछली ले लो मछली, ताजा रसीली मछली ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। ताजा ताजा मछली ले लो। तभी रामू उस चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, अरे मछली वाली, ये मछलियाँ कैसे दी? 10 रुपए किलो बाबूजी, 10 रुपए किलो। अरे नहीं, यह तो बहुत महंगी है। मुझे तुम सस्ते वाली मछली दिखाओ। बाबूजी, अगर आपको सस्ती मछलियाँ लेनी है तो आपको मेरे खेत में चलना होगा। मेरे पास एक मछली वाला खेत है। मछलियाँ तो तालाब में होती हैं। ये खेतों में मछलियाँ कब से होने लगी? नहीं बाबूजी, अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल के देख ले। तभी रामू उस चुड़ैल के साथ उसके खेत की तरफ निकल पड़ता है। वहां जाकर रामू देखता है कि उस चुड़ैल के खेत में तो बहुत सारी मछलियां हैं। रामू वह मछलियां देखकर बोलता है, अरे वाह, ये तो खेत में मछलियाँ हैं। मुझे जल्दी से 2 किलो दे दो। तभी वह चुड़ैल रामू को एक मछली में बदल देती है और फिर उस मछली को खेत में लगा देती है और बोलती है, मेरे पास बहुत सारी मछलियाँ हो गई है। अब मैं जल्दी ही अपनी सेना बनाऊंगी और इस संसार पर राज करूंगी। ऐसा कहकर वह फिर से मछलियां बेचने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। जब वह गांव में मछलियां बेच रही होती है, तभी दूसरी तरफ एक चुड़ैल उसके खेत में आ जाती है और इतनी सारी मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, इतनी सारी मछलियाँ, इन्हें ले जाने के लिए तो मुझे मेरा विशाल जादुई नारंगी ट्रैक्टर लाना होगा। ऐसा कहकर वह अपनी सारी मछलियाँ उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली जाती है।
उधर जब चुड़ैल वापिस अपने खेत में आती है तब वह देखती है कि उसके खेत की सारी मछलियाँ वहाँ से गायब हो गई हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, मैंने इतनी मेहनत करके गांव वालों को पकड़ पकड़ कर उन्हें मछलियां बनाया था, परंतु पता नहीं कौन मेरी मछलियां चुरा ले गया। अब तो मुझे कुछ करना होगा। तभी एक बाज चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, चुड़ैल चुड़ैल, मुझे पता है तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है। जल्दी बताओ कौन चुरा ले गया उन्हें। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बताऊंगा कि तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है। बताओ क्या है तुम्हारी शर्त। तुम्हें मुझे इंसान का रूप देना होगा। कई सालों से बाज के रूप में रहकर मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ दिन इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तुम्हारी सारी मछलियों को एक गुफा वाली चुड़ैल अपने ट्रैक्टर में भरकर अपनी गुफा में ले गई है। यह सुनकर मछली वाली चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, उस गुफा वाली चुड़ैल की मैं जीवन लीला वहीं समाप्त कर दूंगी। यह कहकर वह बाज को अपने साथ ले जाती है और गुफा वाली चुड़ैल के पास पहुंचकर उसे बोलती है, गुफा वाली चुड़ैल बाहर निकल, तुमने मेरी मछलियाँ क्यों चुराई। तभी गुफा वाली चुड़ैल बाहर आ जाती है और बोलती है, अरे चुराई कहाँ है, मैंने तो उधार ली है। मुझे तुम्हारी मछलियाँ पसंद आई और मैंने उन्हें उधार ले लिया। मैं तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगी। नहीं, तुम मेरी मछलियाँ अभी वापस करो। अपना तो एक ही नियम है, जिसका लेना कभी ना देना। ऐसा कहकर गुफा वाली चुड़ैल अपनी शक्तियों से मछली वाली चुड़ैल को एक मछली में बदल देती है। यह सब देखकर वह बाज बहुत घबरा जाता है और उसे उठाकर उसके खेत में ले जाता है। फिर वह मछली वाली चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल, तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बुरा हो गया। भूतियाबाज, जाओ और कालिया नाग को बुला कर लाओ। कालिया नाग ही मुझे इस मछली रूप से आजाद कर सकता है। फिर हम तीनों मिलकर उस गुफा वाली चुड़ैल से बदला लेंगे। तभी बाज उड़ कर जाता है और कालिया नाग को चुड़ैल के पास लेकर आता है। कालिया नाग मछली वाली चुड़ैल को देखकर हंसने लगता है। तभी चुड़ैल बोलती है, कालिया नाग, हंसना बंद कर और मुझे आजाद कर। तभी कालिया नाग अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वापस ठीक कर देता है और वह तीनों मिलकर गुफा वाली चुड़ैल को मारने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। परंतु गुफा वाली चुड़ैल ने रास्ते में एक जाल लगाया होता है। वह तीनों उस जाल में फंस जाते हैं। तभी बाज बोलता है, अरे ये क्या हुआ, हम तो चुड़ैल को मारने आए थे, हम तो खुद ही फंस गए। लगता है अब चुड़ैल हमें ही मार देगी। चुप कर, जब देखो रोता रहता है। मैं अभी जाल को तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों का वार उस जाल पर करती है और उस जाल को काट देती है। तभी तीनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। यह सब देखकर गुफा वाली चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी मछली वाली चुड़ैल उस बाज को एक इंसान में बदल देती है और अपनी सारी मछलियों को लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।